ऑल्दो इट्स गुड आफ्टरनून बट यस गुड मॉर्निंग, क्योंकि जाग जाओ, लंच के बाद जागना सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्लियर? क्योंकि सर जाग गए मतलब हम जीत गए। ओके मालिक, सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको प्रोविजंस कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली विथ लाइव एग्जांपल समझ में आ रहा है बच्चों। ओके चलो हम पढ़ रहे थे क्या, द टर्म सप्लाई, द टर्म सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, सप्लाई इंक्लूड्स, और हाँ है ना भाई, वो हम पढ़ रहे बच्चों। अच्छा एक बार मैं आपको बता दूं बुक में मैंने क्या क्या पढ़ाया, आपको कितना पढ़ाया, देखिए आप ध्यान से। आओ सर, जहां अपना बुक स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 लेवी ऑफ जीएसटी, मैंने एक नोट लिखा है कि सिंस हमारे सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी लॉ ही आते हैं, इसलिए डिस्कशन उसके रिगार्डिंग की किया है। ऑल्दो एसजीएसटी एक्ट में जो प्रोविजंस है वो एब्सोल्युटली सेम है, पर अदर एक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके मालिक, चलिए सर सेक्शन नंबर 1 देखिए बुक के अंदर बच्चों, पहले एक बार हम देख लेते बुक में हमने कहां तक पढ़ा है, उसके बाद विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग प्रोविजंस। ओके सेक्शन 1, अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, क्या किया बेटा आपने, तो क्या लगेगा सर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, अरे हाँ है ना भाई, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सर यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, मैंने बताया ना दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का विधानसभा है, खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, इसलिए इन तीनों स्टेट में भी अगर आपने विद इन द स्टेट सप्लाई किया तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वो कौन कौन सी है बेटा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी अगर है तो वहां पर अगर आप विद इन द यूनियन टेरिटरी सप्लाई करते हो तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा सर, हाँ है ना मालिक? और इनमें से कहीं भी सप्लाई कर रहे हो इंटर स्टेट, क्या कर रहे हो बेटा आप, तो हमेशा क्या लगेगा, आईजीएसटी, कोई डाउट नहीं। अच्छा सेक्शन नंबर 2 क्लोज 26 में, 2 क्लोज 56 में डिफाइन किया डेफिनेशन ऑफ द टर्म इंडिया। जब कस्टम आएगा तो वो डिटेल में बात करेंगे, पर अभी यहां पे जो रिलेवेंट है बताता हूं आपको बेटा। इंडिया की डेफिनेशन, हिंदुस्तान, भारत, डिफाइन इंडिया, भारत को डिफाइन करो, हिंदुस्तान को डिफाइन करो, भारत मां को डिफाइन करो। सर बियॉन्ड दी वर्ड्स डेफिनेशन है, बट यस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इंडिया मींस, भाई मींस लिखा है, इंक्लूड्स नहीं लिखा है, हाँ है ना, समझ रहे मेरी बात बच्चा आप, यही है जो है वो। अच्छा ये जो मैप देख रहे हो आप, देखा गया आपको सर, ये इंडिया का मैप है, तो जो लैंड मास, जो बाउंड्रीज आपको इंडिया की दिख रही है वो तो इंडिया है ही है सर, कोई डाउट आपको इसमें, मेरे को भी नहीं है। प्लस सर ये जो समंदर आप देख रहे हो बेटा इधर, मतलब आपको पता ही है, घर देखना क्या है सर, ये जो समंदर इधर है ना, कोस्टल एरियाज बेटा, इंडिया एक्सटेंड्स टू दिस कोस्टल एरियाज ऑल्सो बेटा, और हाँ है ना सर? मरीन ड्राइव गए कभी आप, मरीन ड्राइव गए क्या कभी आप? ओके ओके, जो ऑनलाइन में है आप लोग गए बेटा, मुंबई में होंगे तो गए होंगे, नहीं है तो जरूर एक दिन ऐसा करना कि किसी न किसी को पढ़ा के लेके आना बेटा, और मरीन ड्राइव जाने का अपने को बेटा, क्लियर? एंड सर नहीं भी पढ़ पाए तो क्या है, वहां जाके देख ही सकते ना बेटा यार, क्या? हाँ सर बैंड स्टैंड वाला आदमी सर। ओके सर सुनना सुनना, तो इंडिया बेस लाइन जो इंडिया की है, बाउंड्रीज जो है बेटा, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स, प्लीज सर आपने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा कितना, 12 नॉटिकल माइल्स शायद, एक्चुअली इंडिया कहा था कि बच्चों 200 नॉटिकल माइल्स, कितना, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, हाँ फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, क्या बोला सर, 12 नॉटिकल माइल तक इनकम टैक्स एक्ट लगता है, पर जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो पूरे 200 नॉटिकल माइल्स, क्या बोला सर, पूरे 200 नॉटिकल माइल्स में सर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन में फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लैंड मास तो ही है, बट इंडिया एक्सटेंड्स टू 200 नॉटिकल माइल्स, उसके नीचे का सी बेड जो होता है वो, ऊपर का आसमां भी हिंदुस्तान का है, क्लियर? तो सर ये देखिए, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज रेफर्ड टू इन आर्टिकल नंबर 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो आप बाउंड्रीज देखते हो बेटा वो, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सबसोइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन,
जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है बेटा, कितना होता है बच्चों? 200 नॉटिकल माइल्स। आप चाहे तो यहां लिख सकते हो 200 नॉटिकल माइल्स, वैसे यहां लिखा है सर, ये दिखेगा आपको क्लियर। 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम दी बेस लाइन। ओके, फर्स्ट पेज ही है बुक का। ओके मालिक, चलिए फिर अदर मेरीटाइम, एनी अदर मेरीटाइम जोन इज रेफर टू इन टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मेरीटाइम जोन्स। एक्ट 1976 में जो डिफाइंड है इंडिया के डेफिनेशन, वो सब भी इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट होते हैं बेटा। एंड द एयर स्पेस एंड द एयर स्पेस अबव इट, हाँ है ना सर, वो भी इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट है और इंडिया के अंदर आता है बच्चों। तो सर इंडिया की टेरिटरी और उसके टेरिटोरियल वाटर के ऊपर जो आपको लैंड मास दिख रहा है, आपको जो एयर स्पेस दिख रहा है, वो सब भी इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट है। एंड वहां तक इंडिया फैला हुआ है। अगर वहां पे कोई आपने ट्रांजेक्शन किया सप्लाई का, तो वहां सब पे जीएसटी लगता है बच्चों। क्लियर? मतलब मान लो सर मरीन ड्राइव आप बैठे हो बेटा, कहां बैठे हो बच्चा? थोड़ा मुस्कुरा दो, मरीन ड्राइव गए बेटा अभी, यहाँ बैठे बैठे हम। सर मरीन ड्राइव आप बैठे हो, आपको वहां क्या दिख रहा है बेटा? इधर से पानी की आवाज आई, उधर बेटा कुछ और स्माइल कर रहे हैं लोग सर। ये पानी देख रहे हो और ये उनको देख रहे हैं सर। अब पॉइंट ये, मतलब उस तरफ नहीं देख रहे बेटा, लोग इस तरफ देख रहे हैं बेटा। समझ रहे हो? मैं भी समझ रहा हूं बेटा आपकी बात, पर पॉइंट ये कि मालिक मरीन ड्राइव, सर वहां से जब आप समंदर की तरफ देखेंगे सर, वहां पे आप 200 नॉटिकल माइल्स जो इंडिया का है, वहां पे सबसे बड़ा मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया का क्या है सर? एनी आइडिया? ऑयल एक्सट्रैक्शन। उसके लिए ऑयल रिग्स बनी हुई सर। क्या बनी हुई मालिक? ऑयल रिग्स। समझे? जहां से क्या होता है? ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है बच्चों। अब ऑयल एक्सट्रैक्ट अगर हो रहा है वहां से, तो ऐसे केस में आप ध्यान दीजिएगा सर, वहां पे अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया है, या वहां से कोई मशीन, वहां पे आपने कोई मशीन इंस्टॉल करी है, वहां अगर आपने कोई सर्विसेज दी है, या वहां से कोई गुड्स इंडिया में मंगाया, मतलब इंडिया से इंडिया में मंगाया और वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, और सप्लाई के स्कोप में आएगा मतलब जीएसटी लगेगा। समझे? क्लियर? इसके रिगार्डिंग एक सेक्शन और दे रखा है आईजीएसटी एक्ट में, तब हम बात करेंगे आईजीएसटी पढ़ते वक्त बच्चों। ओके मालिक? अरे क्लियर है सर? ठीक है सर। तो यहां तक क्लियर है सर। इंडिया कहां तक है बच्चों? लैंड मास प्लस, आवाज नहीं आ रही, लैंड मास प्लस 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है। और वहां तक अगर इंडिया है, तो ऐसे केस में आपको एप्लीकेबिलिटी जीएसटी वहां तक आएगी, और वहां पे भी कोई ट्रांजेक्शन किया, इट मींस सर जीएसटी लगेगा। यस या नो? अरे पक्का? यस सर। एक सेकंड। ओके मालिक, सो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई, सर ध्यान देना, इंडिया जीएसटी एक्सटेंड्स टू एंटायर इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है? आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। ठीक है? अच्छा, ये एक्ट कब से शुरू हुआ है बेटा? 1 जुलाई से हुआ है। कश्मीर में 8 जुलाई से हुआ, जो हमने बात करी बेटा। फिर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ये सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन नंबर 1, ये हम पूरा पढ़ चुके बच्चों। अरे हाँ है ना भाई? ठीक है मालिक। सर ये घूम लो और झूम लो, दिखा बेटा आपको? ओके, ये अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दिखा क्या बेटा आपको? आज सैटरडे ना बेटा आपके लिए? गुड बेटा, वेरी गुड। कल संडे भी आएगा बेटा, है ना? ध्यान रखिएगा बेटा। सर यहां तक क्लियर? ओके, फिर ये देखिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैंने बताया आपको। फिर ये देखिए आप यहां पे आए हो बेटा, सेंट्रल स्टेट लेवीज लेविड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। देखिएगा ध्यान से बच्चों, सबसे पहली बात, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जैसा आपने और मैंने पढ़ा, इस पे जीएसटी नहीं लगता। तो क्या लगता है इस पे सर? इस पे लगता है क्या? एक्साइज ड्यूटी। अरे क्या लगता है मालिक? एक्साइज ड्यूटी लगता है। इस पे सेल करने पर वेट और सीएसटी अभी भी लगता है बच्चों। फिर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस याद है बेटा आपको? 5 गुड्स, इन पे भी एक्साइज जीएसटी नहीं लगता है, पर एक्साइज ड्यूटी और वेट और सीएसटी लगता है। क्लियर? अब आपका मोस्ट फेवरेट गुड्स आ गया क्या? तंबाकू, टोबैको एंड टोबैको बेस्ड गुड्स बेटा। अरे हाँ है ना? सिगरेट वगैरह पियोगी ना बेटा आपने? नहीं, बीड़ी पीते हो बेटा? ओके, ध्यान दो बेटा।
तो सर ध्यान देना बच्चों, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी है, साथ में एक्साइज भी है, और इनफैक्ट जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। हाँ, वेट और सीएसटी अब तंबाकू पर नहीं लगता बेटा। सेम वे ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इन पे जीएसटी भी है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, पर वेट सीएसटी अभी नहीं लगता है। और ऑल अदर गुड्स एंड सर्विसेज, बाकी सारी गुड्स हिंदुस्तान की जितनी भी है केवल जीएसटी लगता है, एक्साइज और वेट अब किसी पे भी नहीं लगता है बेटा। क्लियर? तो सर किन गुड्स पे एक्साइज वेट लगता है वो भी मैंने आपको समझा दिया बच्चों अभी, हाँ है ना मालिक? और पता है इनफैक्ट ईएनए जो बताया ना मैंने आपको, अरे दारू के लिए जो इनपुट काम आता है ईएनए, कौन सा? रॉ मटेरियल ना बेटा। अरे यस या नो? ये रहा अनडिनेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ है ना सर? सुनिए, अभी सिंस एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं था तो पुराने लॉज लगते थे बेटा। अभी ईएनए को भी क्या कर दिया, जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी से बाहर कर दिया बेटा। तो अब पता है क्या करेगी, आने वाले वक्त में जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो सब वापस से क्या करेगी, इन पर वेट और एक्साइज लगाने की ट्राई करेगी बेटा। हाँ है ना? अपने अपने स्टेट में अब उनको पावर मिल गया ना एक तरह से यार, जीएसटी हट गया उसमें से, तो नाउ दे विल स्टार्ट चार्जिंग द वेट ऑन ऑल दीज गुड्स जो यूज आएंगे किसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल लिकर के लिए बेटा। क्लियर? पक्का? डन। पर स्टेट एक्ट हमारे कोर्स में नहीं आते इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मैंने आपको आइडिया के लिए बताया बेटा आपको। ओके चलिए मालिक, सप्लाई की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं ना, सप्लाई की डेफिनेशन बेटा। ये रहा सेक्शन नंबर 7, सब सेक्शन 1 जो हमने पढ़ा, क्लोज ए पढ़ लिया, डबल ए पढ़ लिया, बी पढ़ लिया और सी अभी चल रहा है अपना, ठीक है। और सब सेक्शन 1A 2 ये सब हम पढ़ेंगे जब भी इनका नंबर आएगा, जब हम आगे वाले प्रोविजन पढ़ लेंगे बेटा तब, ठीक है मालिक। अच्छा, अब ये तो मैंने दे रखा है क्या, एक समराइज फॉर्म में डायरेक्ट पार्ट दे रखा है आपको जिसके अंदर सप्लाई का डेफिनेशन दे रखा है, पर हाँ ये जहां खत्म हो रहा है वहां से मैंने क्या शुरू किया है, एनालिटिकल डिस्कशन। इसमें आपको एक एक सबसेक्शन का जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 जैसे हमने पढ़ा अभी, उसमें सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, एक्सचेंज, बार्टर याद आएगा बेटा आपको? उन सब के मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझा रखा है, सो दैट आप जब घर पे जाके रिवाइज करेंगे आपको ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से और इफेक्टिवली रिवाइज हो जाएगा। यू नीड नॉट मग अप द प्रोविजंस। मैं गारंटी से कह रहा हूँ अगर आपने सिंसियरली घर पे जाके रिवाइज किया है, इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा बच्चों। ओके, ये जो मैं आपको बुक ओपन करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब घर पढ़ेंगे जाके तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ डिफिकल्ट काम आप करने वाले हो, कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने पढ़ाया है वही इसके अंदर दे रखे एग्जांपल्स। ओके, फिर इसको रखिएगा पेंडिंग, आप लिखिए पी फॉर पेंडिंग, वेरी गुड। किसको पी? लिखा क्या आपने? पेंडिंग क्यों? क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ओके, कब पढ़ाऊंगा? कल भी शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, डोंट नो। जब सही वक्त आएगा तब बात करेंगे, क्योंकि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता है बेटा, ठीक है। इसका जब वक्त आएगा तब बात करेंगे, अभी हमको नहीं पढ़ने का। अच्छा, पेंडिंग मतलब आपको भी नहीं पढ़ने का बेटा, ओके मालिक, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो जब रिलेवेंट प्रोविजन आएगा, जब हमको इसका सही वक्त आएगा तब बात कर लेंगे इसके बारे में हम। ओके सर, अरे क्लियर है जी? ओके, तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी गुड्स का डेफिनेशन और सर्विस का डेफिनेशन अभी पेंडिंग है बेटा अपने लिए। अब यहां से शुरू करिएगा एनालिसिस ऑफ द टर्म कंसीडरेशन, मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, विद एग्जांपल पढ़ा दिया मैंने आपको बच्चों। ओके चलिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के एग्जांपल के साथ पढ़ा दिया मैंने आपको। 7(1)AA पूरा पढ़ा दिया मैंने बेटा आपको, अलोंग विद द सर्कुलर। ये जॉइंट वेंचर वाला सर्कुलर देखा ना सर, कैश कॉल याद है? कैश कॉल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन याद आया बच्चा आपको? ठीक है सर, ये आप मिल जाएगा आपको बच्चों। 7(1)B याद है? netflix.com, ये रहा netflix.com बेटा। ओके, विथ एग्जांपल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, 7(1)C शेड्यूल नंबर 1। स्टार्ट करेगा बच्चों अपना बात, पक्का। ये पैरा 1 मैंने आपको पढ़ाया, पैरा 1। अच्छा, अगेन शेड्यूल 1 दे रखा, चारों पैराग्राफ दे रखे मैंने आपको। उसके बाद इसका मैंने एनालिसिस आपको दे रखा है। पैरा नंबर 1 जो मैंने एनालिसिस विद एग्जांपल आपको पढ़ा है वो यहां दे रखा है बेटा। स्टार्ट करेगा पैरा नंबर 2 से बच्चों। ओके, आइए बच्चों ध्यान देना।
अगेन अगेन बुक से आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए बेटा आपका। तो इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी, सुनना बात को ध्यान से, ये बोला है सर कि अगर इन केस ऑफ जीएसटी हम बात करें सेक्शन नंबर 7, किसकी बात करें बेटा? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लोज नंबर सी बोलता है क्या? वो सारे ट्रांजेक्शंस, क्या बोला मालिक? वो सारे ट्रांजेक्शंस विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 1, वो सारे ट्रांजेक्शन विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 1 वो सब भी सप्लाई के स्कोप में आएंगे। और सप्लाई के स्कोप में अगर आएंगे तो ऐसे केस में उन सब पे भी जीएसटी लगेगा, ऑल्दो दोज आर विदाउट कंसीडरेशन, ऑल्दो दोज आर विदाउट कंसीडरेशन वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे। और सप्लाई के स्कोप में अगर आ जाएंगे तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? उसका पैरा नंबर 1 पढ़ा था हमने क्या कि सर वो सारे ट्रांजेक्शंस जहां पे आपने अपने बिजनेस के एसेट्स को परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया सर? परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड इज सप्लाई ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। यहां तक क्लियर? चलिए अब एक्चुअली नए पॉइंट अब मैं शुरू कर रहा हूं। अभी जो मैंने बताया बुक से कनेक्ट करा दिया आपको कि क्या पढ़ के आना है आपको बेटा। ओके मालिक? चलिए शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 1 पैरा नंबर 2, बुक्स में नहीं, ऑल्दो मैंने बुक ओपन करी पर ध्यान इधर मेरी तरफ बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन or a distinct person in the course or furtherance of his business is also supply although it is without consideration. Okay, very good मंगल, समझाऊंगा तो मजा आएगा ना सर आपको यार। बोला है मैंने खेलो अभी आपको कि मैंने अगर कोई गुड्स या सर्विसेज, क्या बोला सर? किसको सप्लाई किया है? अपने रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया है। किसको सप्लाई किया बेटा? और डिस्टिंक्ट पर्सन को, तो वो सप्लाई के स्कोप में आएगा इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई होगा। वापस बोल देता हूं हिंदी में बेटा, और क्या है? मैंने अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड्स और सर्विस और बहुत अपने बिजनेस रिलेटेड सप्लाई करी है तो सप्लाई के स्कोप में आएगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। बोला तो है सर 3 बार बोल दिया पर वो अंदर तक उतर नहीं रहा है सर, क्योंकि अब आदत पड़ेगी किसकी? एग्जाम्पल की। सुनना ध्यान से बात को। सबसे पहले बात करूंगा किसके बारे में? पहले रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, बात कर ले क्या बेटा? अरे बात कर ले क्या? क्योंकि इसके बिना तो सर प्रोविजन समझ नहीं आएगा सर। पहले क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन बेटा। डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या होते हैं ये? इसको पढ़ने के लिए आपको और मेरे को पहले थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा बच्चों। अच्छा एक बात और, समझ में तो आ रहा है सर आपको? सब कुछ समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक एक वर्ड समझ में आ रहा है विद एग्जांपल? पक्का? यस। टफ तो नहीं लग रहा है? बहुत ज्यादा इजी भी नहीं लग रहा है ना सर? पर मजा तो आ रहा है पढ़ने में? गुड। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है ये पढ़ने के लिए आपको और मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन समझना पड़ेगा कि हाउ रजिस्ट्रेशन आर डन अंडर जीएसटी बेटा। ठीक है, एक मिनट में समझ में आएगा डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। सेक्शन नंबर 25 रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आता है। सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 4 और 5 वहां डिफाइन किया, पर यहां रेफरेंस के लिए बताऊंगा आपको, तभी मजा आएगा सर आपको। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होते हैं बेटा? मालिक मान लो मैंने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो कैसे होता है? ये होता है 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। क्या होता है बच्चों? 15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। जैसे ओके सर, मान लो ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के फीचर क्या है, किस तरह से नंबर मिलता है सर? सबसे पहला फर्स्ट 2 डिजिट्स आर स्टेट कोड, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र।
तो इससे पता पड़ जाता है कि वो पर्सन कौन से स्टेट से आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर जो दिख रहे हैं आपको बेटा, ये क्या है? पेन नंबर। ये मान लो मेरा पेन नंबर है, एक्चुअली नहीं है पर मान लो सर। क्लियर सर? ये क्या है? पेन। तो मालिक सबसे पहला 27 जो लिखा है वो फर्स्ट 2 डिजिट्स आर ऑलवेज स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट्स आर पेन। फिर नेक्स्ट जो आपको 3 दिख रहा है 1Z3, सर ये आपका ब्रांच नंबर, एक तरह से यूनिट नंबर। आपके महाराष्ट्र में कितना रजिस्ट्रेशन नंबर है सर? मेरा एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर, तो एक ब्रांच नंबर 2 भी मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है महाराष्ट्र में, तो 2 नंबर लिखा जाएगा। इस तरह से होता है ये। ओके, एंड Z और 3 जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड नंबर इश्यू होते हैं, ये IT बेस्ड नंबर है बेटा। ये चेक सम बोलते हैं इसको हम। क्लियर? सॉफ्टवेयर बेस्ड इश्यू होते हैं, सो दैट कोई डमी नंबर यूज नहीं कर ले बेटा। हाँ है ना सर? अब सुनना, 27 तो हो गया क्या? स्टेट कोड। अब सर मान लो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन राजस्थान में भी कराया सर। अब राजस्थान में रजिस्ट्रेशन लो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रजिस्ट्रेशन लो, पेन नंबर तो वही रहेगा मेरा बेटा। पेन नंबर तो ऑल इंडिया बेस चलता ना यार। तो सर पेन नंबर AQMPL1554N, ये 1, ये मेरा हो गया पेन नंबर भाई। क्लियर? सेम पेन नंबर पे मैंने राजस्थान में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, सपोज वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 08। फिर 1Z3 लास्ट में मान लो, इसमें भी 1Z3 है, जो भी IT एग्जाम के बेस पे आया नंबर। क्लियर? अब पॉइंट मेरा ये है कि मेरा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में। कहा है मालिक? आवाज नहीं, कहा है मालिक? महाराष्ट्र में। और एक और ब्रांच का है राजस्थान में। सर सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रजिस्ट्रेशन नंबर से पता पड़ जाएगा कि ये ब्रांच राजस्थान की है। कैसे पता पड़ेगा? स्टेट कोड से पता पड़ेगा। अच्छा, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि स्टेट कोड बताइए, मैं तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं कि फर्स्ट 2 डिजिट से पता पड़ता है क्या कि आपका स्टेट कौन सा है बच्चों। फिर सर क्या आपको ये दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर देख के पता पड़ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है? सर आपको दोनों नंबर देख के पता पड़ रहा है कि दोनों के मालिक एक है? आवाज नहीं आ रही ओए? क्या आपको ये पता पड़ रहा है कि दोनों का मालिक एक है? दोनों का मालिक एक है, पता पड़ रहा है क्या? यस। कैसे पता पड़ रहा है सर? पेन नंबर से सर। क्लियर? पर फिर भी आप देखिए, क्या 15 के 15 डिजिट सेम है क्या दोनों के सर? मतलब इन द आईज ऑफ GST लॉ बेटा दोनों दो क्या है? अलग अलग पर्सन है बेटा। दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर अलग, मतलब दोनों दो अलग अलग पर्सन है बेटा। ये अलग अलग पर्सन को बोलते हैं क्या? डिस्टिंक्ट पर्सन। समझे मेरी बात? सर डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है? सेम पेन नंबर पर, क्या बोला मालिक? सेम पेन नंबर पे दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्संस। सेम पेन नंबर पर दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आर कॉल्ड डिस्टिंक्ट पर्संस। क्लियर? समझे? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सिंस GST के अंदर आपने देखा है, हमने बात करी इतनी सारी कि सर स्टेट वाइज रेवेन्यू डिवाइड होती है बेटा। GST से डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, एक राजस्थान में, एक दिल्ली में बेटा। तो ऐसे केस में सबका रजिस्ट्रेशन अलग लेना कंपलसरी है, क्योंकि सबका रेस्पेक्टिव SGST एक्ट अपने आप में अलग होगा। यहां तक क्लियर? इसलिए अगर मेरी 50 ब्रांच अगर मेरी 4 स्टेट में अलग अलग जगह लोकेशन है, तो मेरे को हर स्टेट में सेपरेट नंबर लेना कंपलसरी है। क्या है सर? पर मान लो मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में ऑलरेडी है, एंड सर महाराष्ट्र में जैसे अंधेरी ईस्ट में मेरा एक ब्रांच है, मेरी दूसरी ब्रांच क्या है? अंधेरी नहीं, वो भी ईस्ट में ही है सर। तो सर अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अंधेरी ईस्ट में ही मेरा एक और ब्रांच है। समझने की कोशिश करना। महाराष्ट्र में मेरी 50 ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में मेरी 50 ब्रांचेस है। एम आई रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड ईच एंड एवरी ब्रांच अंडर GST? आंसर इज यस, बट विद द सेम रजिस्ट्रेशन नंबर। मतलब ये हो गया कि मेरी अगर 50 ब्रांचेस है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त सर सारी ब्रांचेस के एड्रेस लिखने पड़ेंगे। क्लियर? सबका रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने एक ही लिया है, मान लो। क्या लिया सर? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? किसी भी एक प्लेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा एज माय
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और बाकी के 49 प्लेसेस को मैं डिक्लेयर करूंगा एज माय एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस। और खास बात यह है कि सबका रजिस्ट्रेशन नंबर यही रहेगा बेटा, एंड एवरी ब्रांच इज रिक्वायर्ड टू मेंशन दिस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ बिजनेस। बच्चों क्लियर, समझे? सबका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है बेटा? सेम। 50 की 50 ब्रांच का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो क्या वो आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे क्या? नहीं, वो तो सेम पर्सन कहलाएंगे ना यार, समझे? उन सबका रजिस्ट्रेशन भी एक, उन सबका रिटर्न भी एक ही फाइल किया जाएगा, उन सबका आईटीसी भी एक जगह होगा, लायबिलिटी भी एक साथ होगी बेटा। समझे मेरी बात? 50 की 50 ब्रांच का, इफ दोज आर इन दी महाराष्ट्र इटसेल्फ। पर अगर एक ब्रांच राजस्थान में, तो वहां तो सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा। चलिए सेकंड पॉइंट, मान लो मेरी महाराष्ट्र की कोई एक ब्रांच है जिसका मेरे को सेपरेट नंबर लेना है, ऑल्दो मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, बट आई वांट टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर अनदर ब्रांच इन महाराष्ट्र इटसेल्फ। कैन आई डू सो? कैन आई डू सो? यस, ये आपकी चॉइस है। क्या है सर आपकी? कि आप चाहे तो विद इन द सेम स्टेट सिंगल रजिस्ट्रेशन ले या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले, आपकी चॉइस है सर। ये मेरी 10 ब्रांच है, 10 में से मेरे को 2 को अलग रजिस्ट्रेशन कराना, बाकी 8 का एक साथ रजिस्ट्रेशन होना है, करा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पर अगर मान लो मैंने महाराष्ट्र में मेरी एक और ब्रांच का सेपरेट नंबर लिया, इनके सपोज ये अंधेरी वाली ब्रांच का रजिस्ट्रेशन नंबर है बेटा, मैंने अभी बोरीवली में एक और ब्रांच ओपन किया और उसका मेरे को नया रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना सर? न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ऐसे केस में क्या होगा सर? रजिस्ट्रेशन नंबर 27, पेन नंबर सेम रहेगा क्या बेटा? पक्का? गुड। अब Z3 जरूरी नहीं, Z3 कुछ भी हो सकता है बेटा, सॉफ्टवेयर बेस्ड नंबर इश्यू होता है, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक देती है बेटा अपने नंबर। हाँ है ना भाई? यहां 1 की जगह क्या हो गया? 2। इससे पता पड़ गया क्या कि रजिस्ट्रेशन तो इसी पर्सन का है, सेम मालिक है बस, और वो भी सेम स्टेट में है। ये ब्रांच नंबर 2 है जिसका इसने सेपरेट नंबर लिया है। क्या लिया सर? ठीक है सर, पक्का? अब इसने सेपरेट नंबर अगर ले लिया तो मुझे बताओ पेन नंबर सेम है क्या? क्या पूरे के पूरे 15 डिजिट भी सेम है क्या? क्या 15 के 15 डिजिट सेम है क्या? नो। मतलब इन द आईज ऑफ जीएसटी लॉ, इन द आईज ऑफ दे आर टू डिस्टिंक्ट पर्संस। मतलब विद इन द सेम स्टेट ऑल्सो। क्या बोला मालिक? विद इन द सेम स्टेट ऑल्सो। अगर आपने 2 सेपरेट नंबर लिए तो वो ऐसे केस में वो दोनों क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। और हाँ ध्यान देना बच्चों, सर विद इन द सेम स्टेट आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ब्रांचेस सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि विद इन द सेम स्टेट है तो देयर इज अ चांस कि उसने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा हो बेटा। पर एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच गुजरात में है, बताओ, एक ब्रांच महाराष्ट्र, एक ब्रांच गुजरात, तो वहां पूछना ही मत कि सेपरेट नंबर है कि नहीं है सर, वहां तो कंपलसरी है कि 2 सेपरेट नंबर होंगे ही होंगे। ठीक है? क्लियर? डन। तो ऐसे केस में वो सेपरेट नंबर होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं बच्चों। क्लियर? डन। सो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता समझ में आया कि नहीं आया सर? तो एक लाइन में अगर मुझे डिफाइन करना हो कि डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है तो कैसे डिफाइन करेंगे? सेम पेन नंबर पे 2 सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर, वेदर इन द सेम स्टेट और इन द अनदर स्टेट, वो क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। भारत माता की जय। अच्छा, एक डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि सर मेरी महाराष्ट्र में 50 ब्रांच है सर, मैं चाहता हूं 50 के 50 का अलग रजिस्ट्रेशन कराऊं मैं। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद क्या है? जेड है ना बेटा, ये जेड को एबीसीडी यूज करेगा गवर्नमेंट। नहीं समझे क्या? जेड की जगह ए लिख देगा, बी लिख देगा, कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर। क्लियर? केवल नो रजिस्ट्रेशन नहीं, तुम्हारी मर्जी उतने रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो विद इन द सेम स्टेट। गवर्नमेंट क्या करेगा? नो ब्रांच पे देगा जेड नंबर, बाकी ब्रांच पे देगा ए नंबर, बाकी पे देगा बी नंबर, बाकी पे देगा सी नंबर। तो 9 इंटू मल्टीप्लाई बाय जितने कैरेक्टर है बेटा, ठीक है, उतने रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो। उसके बाद भी गवर्नमेंट और भी सोल्यूशन निकाल सकता है बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? प्रैक्टिकली सिंगल रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट विल बी द मोर सुटेबल एंड मोर कन्वीनियंट फॉर यू फ्रॉम द प्रोसीजरल एस्पेक्ट। क्योंकि प्रोसीजरल एस्पेक्ट में क्या होगा? अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो कंप्लायंसेस भी सिंगल करने पड़ेंगे आपको। सर कंप्लायंसेस में क्या होगा बेटा? सिंगल रजिस्ट्रेशन मतलब सेम जगह एक ही बार रिटर्न फाइल करना है, एक ही जगह आईटीसी लेना है, एक ही जगह लायबिलिटी लेना है बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। अच्छा, अब एक बात और एडिशनल बोल देता हूं। मान लो मेरी 50 ब्रांचेस है, सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सबको डिक्लेयर करना पड़ेगा इन माय रजिस्ट्रेशन एज माय एक प्लेस को तो प्रिंसिपल प्लेस, बाकी सबको
मान लो मैंने 51st ब्रांच खोल दी तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अमेंडमेंट कराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? और उस ब्रांच को भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर वो महाराष्ट्र में ही है और सिंगल सेम रजिस्ट्रेशन लेना है तो बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? दैट कैन बी डन। ये सब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आता है पर मैंने यही पढ़ा दिया आपको सो दैट आपको आगे जब पढ़ेंगे टॉपिक आएंगे रेफरेंस के लिए काम आएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन काम आता है बहुत बार बेटा। क्लियर? चलिए तो मालिक ये इंटरकनेक्टिविटी समझ मारी बेटा आपको? अरे हाँ है ना भाई? ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा तभी बात करेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन अगर नहीं पढ़ोगे तो ये प्रोविजन कैसे समझ में आएंगे आपको बेटा। ओके तो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है आपको समझ में आ गया। ओके अब प्रोविजन पढ़ लेते हैं बेटा। सर हम पढ़ क्या रहा है आखिर? सप्लाई होगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। अरे क्या पढ़ रहे हैं मालिक? सप्लाई होगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। उसका शेड्यूल नंबर 1 का पैरा नंबर 2 पढ़ रहे हैं। वो बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। क्या बोला सर? बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई। ठीक है रिलेटेड पर्सन 2 मिनट बाद पढ़ते हैं। पहले डिस्टिंक्ट पर्सन को मैं क्लोज करता हूं बात को बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई। मान लो मैंने इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स किया है बेटा। क्या क्या मालिक? इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर ऑफ द गुड्स किया। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? 1 करोड़ की गुड्स है बेटा विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं लिया सर। आएगा? क्यों आएगा? नहीं तो आपको बोला किसने डिस्टिंक्ट पर्सन है सर? इंटर स्टेट है मतलब क्या है? 2 अलग अलग स्टेट में मेरी ब्रांच है तो कंपलसरी मेरा सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ही होगा और सेपरेट नंबर है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। और डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर मैंने गुड्स सप्लाई किया, स्टॉक मतलब बिजनेस का गुड्स है बेटा। हाँ है ना? स्टॉक ट्रांसफर किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था ऑल्दो इट इज विदाउट कंसीडरेशन। सप्लाई के स्कोप में आएगा और सप्लाई के स्कोप में आएगा तो क्या लग जाएगा बच्चों? जीएसटी। भारत माता की जय। क्लियर? एसी का रिमोट है क्या इधर? वो पीछे दे दो बेटा, ठंड लग रही है। लीजिए सर सुनना बात को ध्यान से। सो इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर? इन केस ऑफ जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या बोला सर? बाय पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इज सप्लाई। ठीक है सर? चलिए तो 2-3 क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे बेटा? यार आप बोलेंगे तो ही पूछूंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं पूछूंगा बेटा। बताओ पूछ लो बेटा, आंसर आप देंगे पक्का? चलिए तो ऐसे रखते सर, बुक में नहीं दिखा था मैं आपको। अपनी एयरलाइंस भी बेटा पता है आपको? मंगल एयरलाइंस नहीं सुना आपने? अच्छा इंडिगो एयरलाइंस तो सुना होगा बेटा आपने। अपनी तो है बेटा सर। अब इंडिगो एयरलाइंस इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन महाराष्ट्र मुंबई और इसका एक ब्रांच ऑफिस का है दिल्ली में, वहां पे भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी में है। अब इसने मुंबई की ब्रांच पर बहुत सारे एयरप्लेन परचेज किए हुए हैं, बहुत सारे पार्ट्स कंपोनेंट्स इंजन परचेज किए हुए जिनका इनका आईटीसी वगैरह सब ले रखा है और कुछ एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स कंपोनेंट वगैरह परचेज किए। कहां बेटा? दिल्ली वाली ब्रांच पे सर। ओके अभी क्या हुआ? दिल्ली वाली ब्रांच का जो एक एयरक्राफ्ट था जो वहां पे रजिस्टर्ड था वो उड़ रहा था बेटा, उड़ रहा था, उसका एक इंजन बंद हो गया, दूसरा इंजन चालू था बेटा। चालू मतलब चालू था बेटा, समझ रहे? तो सर कुल मिला के समझ गया ना बेटा भैया? जैसे तैसे लैंड हो गया बेटा। नाउ पॉइंट इज दैट वो अहमदाबाद वाला कांड होने के बाद तो भाई डर लगता है, वो अभी फ्लाइट में बैठते ऐसा लगता है नहीं बैठना चाहिए। सर सुनना बात को ध्यान से। क्या बोल रहा था मैं? तो वो अहमदाबाद वाला हुआ क्रैश, उसके 2 दिन बाद में मेरा एक फ्लाइट था उदयपुर टू इंदौर और वो फ्लाइट में बैठे, एक तो डर वो अहमदाबाद वाला कि कुछ हो नहीं जाए, उसमें बीच में उड़ने के बाद उसकी लाइट बंद हो गई अंदर की सारी। लाइट बंद, एसी बंद और मेरे को आ रही थी भयंकर नींद और कसम से भाई जैसे लाइट और एसी बंद हुआ, घर में लगी, नींद उड़ी। वो पीछे मैंने एयर होस्टेस से बोला हाँ कैप्टन को इन्फॉर्म किया पर वो ऑन नहीं हो पा रही है। और भाई अब तो ऐसा लगा विंडो ओपन करो और कूदे ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा इवेंट भी हुआ था, ठीक है, वो तो फॉर्चुनेट कुछ हुआ नहीं ऐसा। अब पॉइंट ये है सर, अब ऐसे इवेंट याद आया था सर कभी कभी। अब
दिल्ली एयरक्राफ्ट का, दिल्ली वाली ब्रांच का जो एयरक्राफ्ट था उसका इंजन खराब हो गया सर कुछ, मुंबई ब्रांच के पास कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन एक्स्ट्रा पड़े थे सर, तो क्या किया, ब्रांच ट्रांसफर कर दिया सर। अरे हाँ है ना भाई। अब सर ऐसे केस में आप मुझे बताओ, मुंबई ब्रांच ने कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन पार्ट कंपोनेंट वगैरह मुंबई ब्रांच से कहां ट्रांसफर किए, दिल्ली ब्रांच में। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? आवाज नहीं आ रही ओए? क्यों आएगा? विदाउट कंसिडरेशन था बेटा। इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर मतलब बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर कोई गुड सप्लाई किया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो सप्लाई के स्कोप में आता है, ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। और वो एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, कंपोनेंट्स, इंजन जो भी ट्रांसफर किए वो सप्लाई के स्कोप में आएंगे। मुंबई ब्रांच टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा, उस पर जीएसटी लगाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा, मुंबई ब्रांच ने क्या किया होगा, वो एयरक्राफ्ट के इंजन वगैरह आपसे परचेज किए मनन भाई से, नमन भाई से, तो सर नमन भाई ने बिल पे जीएसटी लगा के दिया होगा सर। किसको? मुंबई ब्रांच को। मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को बिल बना के दिया, तो परचेज पे टैक्स पे किया, सेल पे टैक्स लग रहा है, उसको आईटीसी मिल जाएगा। तो मुंबई ब्रांच क्या करेगा, परचेज पे जो भी टैक्स पे किया उसका आईटीसी लेगा और वो अपनी ब्रांच को बिल बना के लिख देगा और वहां पे टैक्स लगा देगा बेटा। कोई डाउट? कोई डाउट? डन। अच्छा यार एक और चीज बताओ, जब मुंबई ब्रांच ने दिल्ली ब्रांच को वो इंजन ट्रांसफर किए होंगे, भेजे होंगे ना सर, कैसे भेजे होंगे सर? ऐसे मुंबई ब्रांच ने इंजन पकड़े होंगे और ऐसा उड़ता पंजाब, या तो ट्रक में भेजे होंगे सर, बाय एयर भेजे होंगे, बाय रेलवे भेजे होंगे, कोई ना कोई मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया होगा ना यार। मान लो मुंबई ब्रांच के पास अपनी खुद की ट्रक है बेटा, ट्रक से क्या करते हैं वो? ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड। अरे क्या ट्रांसपोर्ट? पार्ट्स, कंपोनेंट्स वगैरह ट्रांसफर करते ना यार ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, मुंबई ब्रांच ने अपनी ट्रक के अंदर वो इंजन, पार्ट्स, कंपोनेंट्स लोड किए और कहां भेजे? दिल्ली ब्रांच भेजे। अब सर आप मुझे बताओ, वो ट्रक ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया, गुड्स वहां अनलोड किए और ट्रक वापस से आ गई। तो जब मुंबई ब्रांच से दिल्ली ट्रक जा रही है, क्या जा रही है भाई? ट्रक। तो ट्रक के अंदर जो इंजन, पार्ट्स, कंपोनेंट्स है वो तो सप्लाई हो गए बच्चों। क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? क्या ट्रक भी सप्लाई हो गया क्या? कि ट्रक भी गया भाई? ट्रक गया है पर गया नहीं है। दैट इज जस्ट यूज्ड एज ए मोड ऑफ कन्वेंस टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। सेम वे कोई डायरेक्टर है बेटा, कंपनी की डायरेक्टर कंपनी की कार लेके मुंबई से दिल्ली गए, क्या कार सप्लाई हो गई क्या? क्या सप्लाई हुआ है? कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ है, है ना? डायरेक्टर इज नॉट आइटम बेटा। अरे क्लियर? ओके ओके। तो सर मतलब ऐसे केस में कुछ भी सप्लाई नहीं हुआ, तो मोड ऑफ कन्वेंस क्या बोला सर? which are used just to transport the goods or passengers between distinct persons are not treated as supply at all। उनको सप्लाई नहीं मानेंगे, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली उस पर ट्रक पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने तो ट्रक भी भेज दिया, अब बताओ, तो ट्रक सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। अगर आपने परमानेंटली भेज दिया तो एक अलग बात होती है। अगर आपने केवल एज अ मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया है तो इट इज नॉट सप्लाई एट ऑल। बट अगर आपने उसको सप्लाई ही कर दिया तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में आएगा। अच्छा, अब ट्रक वहां गई, कहां पे? मुंबई से कहां गई? दिल्ली। अब दिल्ली गई तो ट्रक क्या थोड़ी खराब हो गई साहब? ठीक है सर। अब सर वहां पर दिल्ली ब्रांच में कुछ मैकेनिक थे बेटा, जो नॉर्मली ट्रक का रिपेयरिंग करते हैं, लोगों की ट्रक का भी रिपेयरिंग करते हैं फॉर अ कंसिडरेशन बेटा। उन्होंने क्या किया, मुंबई ब्रांच की ट्रक आई, उसका रिपेयरिंग कर दिया और सर उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करी मुंबई ब्रांच से बेटा। तो एक तरह से क्या हुआ, दिल्ली ब्रांच इज प्रोवाइडिंग रिपेयरिंग सर्विसेज टू मुंबई ब्रांच विदाउट एनी कंसिडरेशन। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा सर? सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन टू हिज डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। तो रिपेयरिंग सर्विसेज विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। क्लियर? समझे मेरी बात? ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। अब इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो सब बात की बात है। ये सप्लाई है कि नहीं मैंने तो आपको ये पढ़ा है बेटा, हाँ है ना भाई? अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर गवर्नमेंट को पता कैसे बढ़ेगा सर? अरे भाई आजकल तो अकाउंटिंग सिस्टम इतना अच्छा हो गया है कि ब्रांच वाइज अकाउंटिंग होती है बेटा। तो वहां पे ब्रांच वाइज अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया अकाउंटिंग में तो वैसे गवर्नमेंट को पता पड़ेगा बेटा। क्लियर? एंड दोज यू हैव टू कंसीडर व्हाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द कंसर्न बेटा, और वो सप्लाई के स्कोप में आएगा। हाँ बेटा, एक पॉइंट में और बोल दूं उसको पूरा बोलो। ओके, यहां तक क्लियर बच्चों आपको?
आवाज नहीं आ रही हुए? इंजन समझ में आया बेटा आपको? क्लियर? मोड ऑफ कन्वेंस समझ में आ गया बच्चों आपको? अच्छा एक बात और मान लो, एक और लास्ट बता, ये एग्जांपल नहीं, ये सब सर्कुलर है बेटा जो आप सोल्व कर रहे हो, मैं याद नहीं करा रहा सर, ना मैंने पढ़ाया है ना आपने पढ़ा है, आपने सर्कुलर क्या किया है? सॉल्व किए। ध्यान देना सर, हम हर सर्कुलर यहां बैठ के सॉल्व करेंगे, क्योंकि सर्कुलर्स आर द न्यू, नॉट द न्यू लॉ बेटा, वो कोई कानून नहीं है यार। सर्कुलर्स होते क्या है सर? दीज आर जस्ट मियर क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट। अगर आपने लॉ समझ लिया है, मैं आपके सामने प्रैक्टिकल केस रखूंगा, लॉ को अप्लाई करना, आंसर आएगा, मेरी गारंटी सर। ओके मैं बुक में आपके लिए वही ओपन करता, पर मैंने कहा चलो देखते हैं आप में सर कितना है दम। लास्ट थर्ड पॉइंट, मान लो हमारा एक और बिजनेस है सर, पता है कौन सा सर? बड़े बड़े पावर प्लांट, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज का हम रिपेयरिंग करते हैं सर। क्या करते हैं मालिक? रिपेयरिंग, मेंटेनेंस की सर्विसेज देते हैं हम लोग। अब बड़े बड़े पावर प्लांट, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी जो मशीन्स होती है, वो तो खुल के हमारे पास आएगी नहीं सर। तो क्या करना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा, और हमारे साथ में कुछ मशीन भी तो चाहिए रिपेयरिंग के लिए हमको यार। तो हमने क्या किया हुआ, एक ट्रक बना रखी सर। क्या बना रखी? ट्रक। उस ट्रक पे हमने मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करी हुई है फॉर रिपेयरिंग एटसेट्रा। उस पे टूल्स, पार्ट्स, कंपोनेंट, सब किट वगैरह सब उसमें लगा रखा है, सो दैट किसी भी प्लांट से हमको ऑर्डर आएगा, किसी भी क्लाइंट से हमको ऑर्डर आएगा, हम क्या करेंगे? वो मशीन्स ऑन दी व्हील, मशीन्स ऑन दी व्हील्स हम लेके पहुंच जाएंगे कहां? क्लाइंट प्लेस पे, वहीं पे रिपेयरिंग कर देंगे और रिपेयरिंग करके वापस आ जाएंगे बच्चों। हमारा जो भी रिपेयरिंग का बिल होगा उसको लिख देंगे, क्लियर, और उसके अकॉर्डिंग हम जीएसटी चार्ज कर लेंगे। कोई डाउट? अब ये काम हम मुंबई ब्रांच भी करता है, इंदौर ब्रांच भी करता है। इंदौर का है मध्य प्रदेश बेटा। इंदौर ब्रांच भी रिपेयरिंग का काम करता है साहब, इस तरह के बड़े बड़े प्लांट का, और मुंबई ब्रांच भी इस तरह के बड़े बड़े प्लांट का रिपेयरिंग का काम करता है। मुंबई ब्रांच का जो ये रिपेयरिंग वाला काम है इतना ज्यादा चल रहा है साहब कि इसकी सारी जो ट्रक्स है वो सब ऑक्यूपाई रहती है फॉर रिपेयरिंग ऑफ द प्लांट्स। आगे से आगे ऑर्डर बुक रहते हैं। इंदौर ब्रांच के पास भी काम तो बहुत है, पर वहां 2 ट्रक एक्स्ट्रा है साहब। मुंबई ब्रांच के पास एक बार इतना वर्कलोड आ गया कि सारी ट्रक ओवर ऑक्यूपाइड है, तो इसने इंदौर ब्रांच को बोला कि 2 दिन के लिए तुम्हारा जो ट्रक ऑन दी व्हील है, मशीन ऑन दी व्हील है, वो यहां भेज दो, हम यहां पे हमारे क्लाइंट को सर्विस देते वापस भेज देंगे साहब। तो आप मुझे बताओ, इंदौर ब्रांच मध्य प्रदेश में है, उसने मुंबई महाराष्ट्र ब्रांच को अपनी ट्रक भेजी बेटा, मोड ऑफ कन्वेंस। क्या वो सप्लाई हो गया? क्या परमानेंट भेज दिया क्या उसने? तो मोड ऑफ कन्वेंस यूज्ड जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स इज नॉट सप्लाई एट ऑल। वो जो मशीन थी रिपेयरिंग की, क्या वो यहां पे परमानेंट आ गई क्या बेटा? क्रेन हो गया, मशीन हो गया, टूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे। हाँ, उस पर कोई कंज्यूमेबल होते हैं। क्या होते बेटा? कंज्यूमेबल, जो रिपेयरिंग में कंज्यूम हुए थे, वो अगर इंदौर से यहां पे आ रहे हैं और वो वापस से नहीं जाएंगे बेटा कंज्यूमेबल, तो केवल कंज्यूमेबल सप्लाई के स्कोप में आएंगे, बाकी कुछ भी सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। तो बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन के ट्रांजैक्शन के कुछ केसेस मैंने आपको समझाए। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों। पक्का? ये तीनों सर्कुलर्स थे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड जो मैंने मशीन ऑन दी व्हील वाला बताया ना, उसके बेस पे तो आरटीपी में एक क्वेश्चन भी था जो मैंने क्वेश्चनर बुक में दे रखा, हम पढ़ेंगे बाद में इसको बेटा। यहां तक क्लियर? पक्का मालिक? डन। ये था क्या सर? डिस्टिंक्ट पर्सन और उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, शायद समझ में आया बेटा आपको। हाँ है ना भाई? यस। अब आता है क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। क्या बोला सर? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्संस, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन तो मैं बात कर चुका बेटा आपसे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पर्सन? हाँ जी, सुनना बात को ध्यान से। ये रिलेटेड पर्संस क्या होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में पढ़े क्या अपने रिलेटेड पर्सन? होगा सर, याद तो नहीं आ रहा है। अच्छा, कंपनीज लोग में तो पढ़ा होगा, उनसे मेरे को कोई मतलब ही नहीं बेटा, ठीक है। यहां पे अलग से डिफाइन किया हुआ है रिलेटेड पर्सन को। और रिलेटेड पर्सन जब वैल्यूएशन पढ़ता ना, वैल्यूएशन का हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 15 उसके लास्ट में एक्सप्लेनेशन देके रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया है। वहां से उठा के मैं यहां लेके आया, सो दैट आपको यहां मैं पढ़ा पाऊं, क्योंकि प्रोविजन यहां पे भी रिलेटेड पर्सन के रिगार्डिंग दे रखे बेटा। आइए, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है देखते बेटा हम लोग। देखना बच्चों, पैरा नंबर 2 में रिलेटेड पर्सन का हमारा है, तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में, वहां से मैं उठा के लेके आया। रिलेटेड पर्सन
पर्सन इंक्लूड्स लीगल पर्सन विल बी डीम्ड टू एज रिलेटेड पर्सन इफ, वो रिलेटेड पर्सन होंगे अगर सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी के, बेटा बताओ रिलेटेड पर्सन होंगे कि नहीं होंगे बेटा आप लोग यार? क्योंकि आप अपनी कंपनी के ट्रांजेक्शन को अफेक्ट कर सकते हो बेटा, प्राइसिंग अफेक्ट कर सकते हो, इसलिए उसको रिलेटेड पर्सन माना गया है। सेकंड, सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। थर्ड, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। देखिए अगेन दिमाग में रखना है क्या, हम पढ़ रहे हैं क्या जीएसटी, और जीएसटी के अंदर ये ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स है, ये ट्रांजेक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, इसलिए इन सबको क्या माना है, रिलेटेड पर्सन माना है। Such persons are officers or directors of one another's business. Second, they are legally recognized partners. Then, such persons are employer and employee. Then, a third person controls, owns, or holds directly or indirectly at least 25% of the voting stock or shares of both. मतलब थर्ड पर्सन क्या कर रहा है बेटा? यह लिखता हूं मैं। मान लो ये कौन है बेटा? मिस्टर वाई। ये क्या करता है? दो कंपनी है, एक्स लिमिटेड और वाई तो ऑलरेडी है ना। अच्छा वाई लिमिटेड कर दो बेटा, चलो वाई लिमिटेड, बस खुश। मिस्टर वाई के पास एक्स लिमिटेड में 25% इक्विटी होल्डिंग है और मिस्टर वाई के पास वाई लिमिटेड में भी एटलीस्ट 25% या उससे ज्यादा कुछ होल्डिंग है बेटा, इक्विटी होल्डिंग। तो ऐसे केस में एक्स और वाई दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि आप देखिए एक तरह से सिस्टर कंसर्न हो गए बेटा दोनों। ये एक तरह से दोनों क्या हो गए बच्चों? सिस्टर कंसर्न, क्योंकि एक ही पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है 25% ऑफ द स्टॉक, जो बहुत बड़ा बात है अपने आप में। क्लियर? इसलिए एक्स और वाई ने भी आपस में कोई ट्रांजेक्शन किए होंगे तो वो भी क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्संस कहलाएंगे। यहां तक क्लियर? गुड। फिर वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर। अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, कंट्रोल वर्ड को डिफाइन नहीं किया है जीएसटी लॉ के अंदर बेटा, तो कॉमन पार्लेंस में इसका मीनिंग लिया जाएगा, जिसका मतलब होता है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, सर डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, ट्रांजेक्शंस अफेक्ट कर रहा है, उसको सबको कंट्रोलिंग के स्कोप में माना जाएगा बच्चों। तो वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर। जैसे ए लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा? बी लिमिटेड को क्या कर रहा है बच्चों? कंट्रोल कर रहा है, तो आपस में दोनों क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्संस कहलाएंगे। थर्ड, नेक्स्ट क्या है? अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम। देखना ध्यान से, अच्छा पॉइंट है सर ये। मान लो ये है कौन? ए लिमिटेड। ये कंट्रोल करता है किसको? आवाज सबकी नहीं आ रही है। बी लिमिटेड। तो ए और बी तो रिलेटेड है ही है बेटा। ए सी लिमिटेड को भी क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। तो ए और सी भी रिलेटेड है बेटा। आवाज नहीं आ रही देखो यार। और खास बात, बी और सी भी क्या कहलाएंगे? रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। हाँ है ना, क्योंकि एक कॉमन पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक तरह से दोनों क्या हो गए? अगेन सिस्टर कंसर्न हो गई एक तरह से, इसलिए दोनों को क्या कहलाएंगे? दोनों को क्या कहेंगे बच्चों? रिलेटेड पर्सन। आपस में अगर इन्होंने ट्रांजेक्शन किया तो वो अफेक्ट हो सकता है बच्चा। हाँ है ना भाई। चलिए फिर सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। मतलब अभी क्या था बेटा? ए लिमिटेड बी और सी को कंट्रोल कर रहा था बेटा। अभी यह है बी लिमिटेड, यह है सी लिमिटेड, दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं किसको? ए लिमिटेड को बेटा। हाँ है ना भाई। दोनों मिलके साथ में कंपनी चला रहे हैं, तो दोनों को क्या कहलाएंगे बेटा? दोनों दोस्त है ना एक तरह से यार। हाँ है ना भाई। तो ये दोनों पर्सन क्या कहलाएंगे? अगेन रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे, और रिलेटेड पर्सन अगर है तो यहां पे कवर हो जाएंगे जीएसटी में बेटा। क्लियर? ठीक। सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। मेंबर्स ऑफ द, चलो एक मिनट बाद इसको मैं डिफाइन करता हूं। आगे एक पॉइंट और पढ़ लो, लास्ट पॉइंट ये वाला। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनर ऑफ द अदर। मतलब क्या होता है इसका? मैं अपनी सारी की सारी गुड्स आपको ही बेचूंगा और आप फिर आगे बेचेंगे सर। तो यहां पे ट्रांजेक्शन अफेक्ट होने का चांस है ना यार, कि मैं टैक्स चोरी करने के लिए हम दोनों अंडरस्टैंडिंग कर ले कि ठीक है यार यहाँ पे कम प्राइस में गुड्स बेचेंगे बेटा।
हाँ है ना। तो अगर सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल कंसेशनर है कि मैं सारा माल आपको ही बेचूंगा, आप आगे देखते रहना क्या करने का है, तो ऐसे केस में आप और मैं भी क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पर्सन कहलाएंगे। रिलेटेड पर्सन नहीं है तो यहां प्रोविजन में कवर हो जाएंगे बच्चों। क्लियर, डन, कोई खास बात। चलिए आइए कहां पे, सेम फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली। व्हाट डू मीन बाय फैमिली, परिवार। सर द टर्म फैमिली इज डिफाइंड अंडर जीएसटी एक्ट। फैमिली, आवाज मेरी, फैमिली इंक्लूड्स नहीं बेटा। सर तुम ही हो, तुम भी हो नहीं बेटा, है ना। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। क्लियर, धीरे धीरे बढ़ रही वो वाली बात नहीं बेटा। हाँ धीरे धीरे बढ़े चलेगा बेटा, रातों रात नहीं बढ़नी चाहिए बेटा। सर देखिए, फैमिली मीन्स द स्पाउस, मोस्ट रेस्पेक्टेड स्पाउस। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता बोलने का बेटा। सर मोस्ट रेस्पेक्टेड स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन बेटा। हाँ है ना भाई, ध्यान देना, स्पाउस एंड चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड पर्सन है। एंड उनसे भी ज्यादा मोस्ट रेस्पेक्टेड, पेरेंट्स, मोस्ट लव्ड वन, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन। पर ध्यान से सुनना, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। सरकार, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए कई बार और बच्चे गलती करके आते हैं। सरकार, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये जो भी बात करो ना, ब्रदर सिस्टर, ये सब रिलेटेड की बात कर रहा हूं, कजिन्स की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा, ठीक है। ये भी रिलेटेड तभी कहलाएंगे इफ दे आर मेनली और होली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन, तब जाके रिलेटेड है, वरना रिलेटेड नहीं है। पर बताए स्पाउस डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट ही है बेटा। हाँ है ना भाई। सर भले आप उस पर डिपेंडेंट हो, वी डोंट केयर। चिल्ड्रन भाई, फादर के लिए चिल्ड्रन हमेशा रिलेटेड है, पर चिल्ड्रन के लिए फादर रिलेटेड होगा अगर फादर डिपेंडेंट है चिल्ड्रन में बेटा। यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। बच्चों, पेरेंट के लिए बच्चे हमेशा रिलेटेड है, पर बच्चों के लिए पेरेंट रिलेटेड तभी है जब दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन दी सेड पर्सन। यस या नो। सुने मेरी बात। सर भाई को लेके तो कई बार क्वेश्चन आए एग्जाम में, क्योंकि भाई का नाम आते ही दिमाग थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है बेटा, और फिर जैसा भाई धोखा देता है बेटा वैसे दे देता है बेटा एग्जाम भी। का मतलब ये है कि सर भाई रिलेटेड तभी होगा व्हेन ही इज डिपेंडेंट, पेरेंट्स रिलेटेड तभी होंगे व्हेन दे आर डिपेंडेंट। हाँ ध्यान दीजिएगा, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन हमेशा क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। मैंने यहां पे जानबूझ के, बच्चे गलती करते थे एग्जाम, इसलिए मैंने अटेंशन करके लिखा है ये लोग डिपेंडेंट होंगे तो ही रिलेटेड होंगे। ये केवल इस पॉइंट नंबर 2 के लिए बेटा, पॉइंट नंबर 1 तो हमेशा क्या है, रिलेटेड है ही है बेटा। क्लियर, ठीक। अब आइए सर, अब एक लास्ट बात करता मैं आपसे, ये भी तो मैंने डेफिनेशन पढ़ा है आपको बेटा, अब इसका प्रोविजन जो पढ़ रहे थे हम बेटा, शेड्यूल 1 पैरा नंबर 2 जो हम पढ़ रहे थे, सप्लाई ऑफ गुड्स, इधर ध्यान, 1 मिनट लगेगा ज्यादा नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज related person or a distinct person in the course or furtherance of his business is always supply, although it is without consideration। तो आपने अगर अपने रिलेटेड पर्सन को कोई फैमिली मैटर पे हेल्प करी बेटा, ऑब्वियसली फीस नहीं लिया, बताओ सप्लाई है क्या, रिलेटेड पर्सन है बेटा, विदाउट कंसिडरेशन है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट इज इट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नो, सप्लाई नहीं है, पर यही आपने उसके बिजनेस के लिए कुछ हेल्प करी होती, बताओ सप्लाई है कि नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही हुए। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता मैं आपको, इसको ड्राफ्ट करके, मान लो आपका कोई बिजनेस है बेटा, आपके कुछ डेटर्स है जो बेड डेट होना चाह रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, आपका भाई है जो लॉयर है, एडवोकेट है, हाई कोर्ट का लॉयर है बड़ा, उसको आपने बोला, उसने बोला रुक तू अभी, इनको अभी लीगल नोटिस भेजता हूं मैं, उसने लीगल नोटिस भेजा सबको जो भी पैसा नहीं दे रहा था आपका, और आपसे अच्छा किसी और को ये लीगल नोटिस भेजा होता है किसी और के लिए तो 2 लाख रुपए चार्ज करता, भाई से कुछ चार्ज नहीं किया, हाँ है ना। तो सर उस लॉयर एडवोकेट ने सर्विसेज दी है, विदाउट कंसिडरेशन दी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दी है, बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा।
भाई साहब वो भैया हमारे रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि गुड्डू भैया डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका अलग बिजनेस और वो भाई साहब एडवोकेट, ना आप उस पर डिपेंडेंट हो ना वो आप पे डिपेंडेंट है। ऑल दो भाई है, सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, वो रिलेटेड पर्सन नहीं है। रिलेटेड पर्सन नहीं है तो सप्लाई फ्री सर्विस दी उसने बेटा, आवाज नहीं क्या दिया उसने? फ्री सर्विस विदाउट कंसिडरेशन। तो वो सप्लाई के स्कोप में तभी आता अगर वो क्या होता बेटा? रिलेटेड पर्सन। ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों? हाँ है ना मालिक? क्लियर? अच्छा, कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कौन है? रिलेटेड पर्सन है। अच्छा, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए काम किया, किसने? और उसको सैलरी मिली बेटा, ये भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। पर सर सैलरी को आगे हम पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 3 में। इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। पर अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ सर्विसेज दी है, किसने? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विसेज दी in the course or furtherance of his business, in the course or furtherance of his business, although it is without consideration बेटा। बताओ सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? सब सप्लाई के स्कोप में आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन। एग्जांपल, जैसे आप मान लो जियो कंपनी में काम करते बेटा, कहां? जियो, रिलायंस। और उसकी पॉलिसी की जितने भी एम्प्लॉय हमारे यहां काम करते हैं उनके घर पे फ्री वाईफाई कनेक्शन हम देंगे वर्थ ₹2000 पर मंथ, वर्थ ₹2000 पर मंथ। हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं आपको फ्री दी जा रही है जो भी एम्प्लॉय है सर। तो एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एम्प्लॉय, और वाईफाई का काम है सर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आर रिलेटेड पर्सन। तो जियो को क्या लग जाएंगे सर? जीएसटी। भले ही कस्टमर एम्प्लॉय से कोई पैसा नहीं आया फिर भी क्या लग गया बेटा? जीएसटी। ये तो गलत हो रहा है ना यार। ये फिर तो जो भी जियो में काम करने वाले हैं वो जब अपने एम्प्लॉयर से बोलेंगे हमारे घर पे कम से कम फ्री सर्विस तो करवा दो ये वाला, वो बोलेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम तो जीएसटी लग जाएगा साहब, हम तो नहीं सर्विस दे सकते वाली है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला क्या, कई सारे कॉर्पोरेट इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं बेटा। इसीलिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए अलग से प्रोविजन दिया और बोल दिया क्या सर, अगर पहले तो बोल दिया क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई के स्कोप में आता है। पर अगर किसी एम्प्लॉय ने, अगर किसी एम्प्लॉयर ने, क्या बोला सर? अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट्स दिए, क्या दिए बेटा? गिफ्ट। गिफ्ट तो फ्री होता है ना बेटा। गिफ्ट्स अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹50,000 पर एनम पर एम्प्लॉय, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे क्लियर? सप्लाई ऑफ गिफ्ट्स बाय एन एम्प्लॉयर। अच्छा, गिफ्ट्स में भी इन गुड्स और सर्विसेज बेटा। सर 50,000 रुपए पर मंथ, 50,000 रुपए पर एनम पर एम्प्लॉय अगर गिफ्ट दिए किसने? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और हाँ, 50,000 से ऊपर का गिफ्ट अगर दिया है तो जितना वैल्यू क्रॉस कर रहा है 50 को, उतने वैल्यू पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? पक्का बच्चों? आवाज नहीं आ रही हुई? पक्का? 100% डन। तो सर 50,000 तक के गिफ्ट्स पे जीएसटी नहीं लगता है अगर एम्प्लॉयर ने दिया किसको? एम्प्लॉय को। तो बच्चों हाँ है ना सर? क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं। ये डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सर्कुलर जो मैंने आपको 3 पढ़ा है ना बेटा, एयरलाइंस याद है? एयरलाइंस हाँ है ना भाई? ये एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स याद है बेटा? मोड ऑफ कन्वेंस को आपने इंटरस्टेट मूवमेंट किया है। वो रिपेयरिंग की मशीन याद है क्या बेटा? ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन एटसेट्रा, रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स, ये आपने अगर अपने डिस्टिंक्ट पर्सन भेजा तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। और रिपेयरिंग की मशीन याद आई बेटा आपको? यस। तो ये आपने अगर डिस्टिंक्ट पर्सन भेजा तो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। हाँ, परमानेंट सप्लाई कर दिया होता तो बात अलग होता बच्चा। अरे क्लियर? पर मोड ऑफ कन्वेंस, ट्रक, रेल, एयरक्राफ्ट, आपने केवल मोड ऑफ कन्वेंस यूज किया जस्ट टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। क्लियर? वो जो तीनों सर्कुलर मैंने आपको बताया वो तीनों सर्कुलर यहां पे दे रखे। इसी के साथ भारत माता की जय। सर मैंने आपको यहां तक पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपके एंड पे भी यहां पे होना चाहिए। यहां तक अगर आपने रीड कर लिया मजा आ जाएगा। एंड सर ध्यान रखिए, ट्रस्ट मी, आज ही जाके आपको रिवाइज करना है। ध्यान दीजिए, आज अपना जो कंटेंट हुआ है ये अराउंड 7 आवर्स का जो लेक्चर है, मंगेश भैया पूरा मेरी तरफ,
उसमें कवर किया, पर ट्रस्ट मी फिर भी आपने अगर घर जाके आज रीडिंग किया है, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, इट विल टेक सो शॉर्ट ऑफ टाइम, पर सर आपके एंड पर आपको आज ही रिवाइज करना है, मान के चलिएगा बेटा आप लोग, ठीक है। जो लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं या जो वीडियो क्लासेस में आप तक अब तक बुक नहीं पहुंची, क्योंकि बुक अभी क्लास में आज ही आई है, तो आपको हम बुक कुरियर कर रहे हैं, पर हाँ मीनवेल मैंने चैप्टर 1 और 2 आपकी गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप पीडीएफ देख के एक्सेस कर सकते हो, रीड करिएगा, टाइम नहीं लगेगा। आज के जो क्लासरूम नोट्स है जो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर, उसका पीडीएफ भी मैं आपको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, यहाँ जो क्लास में उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ बेटा मैं, ओके, ग्रुप में, ओके। चलिए सरकार, थैंक यू सो मच, मस्त होके पढ़ेगा, पर सर हैप्पी होके पढ़िएगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुख से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हम, पढ़ रहे खुद के लिए पढ़ रहे हैं हम, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।